So good morning everyone. I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So let's discuss today's topics. एक जो कल भी एक टर्म इस्तेमाल हुआ था एंथ्रोपोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो स्टार्टिंग के डेटा आए हैं उस पर लगातार हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं. आज भी एक आर्टिकल आया, उसमें कुछ आर्गूमेंट्स वो हम लोग देख लेंगे. लेकिन एक ये टर्म बहुत अभी न्यूज़ में है इसी सर्वे से रिलेटेड, तो ये क्या होता है ये ज़रूरी है जानना. प्रीलिम्स में आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. इंडिया और यूके के का रिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आफ्टर द ब्रेग्जिट. वेस्ट टू एनर्जी जीएस पेपर 3 के अंदर ये आईआर का टॉपिक है. वेस्ट टू एनर्जी इकोनॉमी सेक्शन में भी आपका फ्रेम हो सकता है, मतलब इसके इकोनॉमिक एंगल की बात की जाए, या फिर एनवायरनमेंट सेक्शन में भी आपका प्रश्न इसका बन सकता है. ऑनलाइन एजुकेशन पे प्रश्न आपका 2-3 दोनों में ही बन सकता है. टर्की के ऊपर सेंक्शन है S-400 से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. वो उस पर भी आपका मेंस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. और आखिर में एक मेंस का क्वेश्चन और छोटी न्यूज़ है. दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ सौरभ पांड्या. आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. एग्रीकल्चर का जो आपका सेशन है, नया जो आपका बैच है, वो जनवरी 5 से शुरू हो रहा है. जनवरी 5 9:30 PM को क्लास आपकी होगी. ठीक है, पेपर 2 से ये शुरुआत आपकी होगी, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. और एक आपके पास मौका है अपने ऑप्शनल को पूरा करने का, और साथ में ये भी आपके पास मौका है कि आप आईएफएस के लिए भी एक ऑप्शनल आपका तैयार हो जाएगा. आईएएस के लिए भी काफ़ी हाई स्कोरिंग ऑफ द एसपी लाइव. बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए, कि चैम्पियंस बैच शुरू हुआ है. जो टॉप फैकल्टीज़ हैं अनअकैडमी के अंदर, वो इस पूरे बैच को आपका लेंगे. ठीक है, लाइव क्लासेस है, 500+ आवर्स है, फ्री PDF आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सारा जो बैच कोर्सेस आपके अवेलेबल है. जुड़ने के लिए ये कोड याद रखो, SP लाइव. इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. मेरे कोर्सेज भी देख सकते हैं, और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर के कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे. तो यहाँ पे आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप ऑप्शनल सिर्फ करना चाहते हैं. जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़, तो वो आपको अगर लेना है तो अलग से ले सकते हैं. 2022-23 की कर रहे हैं तैयारी, तो ये दोनों कंबाइंड आप ले सकते हैं. इस प्रकार से आपको प्रोसीड करना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है पुटिंग फूड एट द सेंटर ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन एजेंडा. ठीक है, ये भी अच्छा एक टॉपिक है. इस पर भी कुछ बातें आपकी जो कही गई हैं. जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उससे रिलेटेड लगातार आर्टिकल्स 2 दिन से आ रहे हैं, तो डेटा हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया. यहाँ पे एक टर्म जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है एंथ्रोपोमेट्री. ये क्या है, ये टर्म आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि टर्म बहुत बार इस्तेमाल किया गया है इस सर्वे के अंदर. और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये देख लो क्या होता है. ये क्या है, सिस्टमैटिक मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी प्राइमरली डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर्स ऑफ बॉडी साइज एंड शेप. तो देखो, अगर आपने एक टर्म देखा होगा जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग, जिसमें आपका बॉडी वेट है या जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये स्टंटिंग और वेस्टिंग का टर्म इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक की बात की जाए तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है, और उस बेसिस पर जैसे आप कह सकते हो कि क्या वो स्टंटेड है या अंडरवेट है, वेस्टेड है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान दिया जाता है. ठीक है, इस पर बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि अगर किसी की हाइट नहीं ग्रो हो रही है या वेट की कमी है तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेन पीना है, उसमें सर्टेन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट की कमी जो रहती है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी फैमिली की भी होती है, सोसाइटी की भी होती है, और सरकार की भी होती है. सो इस कंटेक्स्ट में आपको इस चीज़ को देखना है. अब यहाँ पे कुछ वही सेम सी बातें हैं जो हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं. इसमें लिखा है 22 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ हैं फॉर विच द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हैज़ रिलीज द फैक्ट शीट. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस हु डू नॉट मीट द मिनिमम डाइट्री, जो मिनिमम डाइट्री एडिक्वेसी है वो लगभग 83.9% ही है, जो कि डिक्लाइन है जस्ट ओवर 2 परसेंटेज पॉइंट अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से आपका कंपेयर करते हो. ठीक है, उसके बाद 10 में से 8 जो चिल्ड्रंस है अपीयर टू बी एक्सपीरियंसिंग अ डाइट्री शॉर्टफॉल, मतलब खाने पीने की जो कमी है वो देखने को मिल रही है. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस नॉट मीटिंग द डाइट्री एडुकेसी नॉर्म्स इंक्रीज इन 5 स्टेट्स. 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो डाइट्री एडुकेसी नॉर्म्स हैं उसको मीट नहीं कर रहे. 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ऐसे बच्चों का परसेंटेज आपका बढ़ा है. 75% जो चिल्ड्रंस है डू नॉट रिसीव द मिनिमम एडिक्वेट डाइट. 75% बच्चे एडिक्वेट डाइट जो है उनको नहीं मिल पाया है.
प्रोटीन का जो कंजम्पशन, जो फूड है, प्रोटीन रिच जो फूड है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उस पे उसकी भी कमी आपकी आई है। सो एक तो प्रोडक्शन, अगर वेजिटेबल फ्रूट्स और इनका प्रोडक्शन ऑल्दो इंडिया में काफ़ी होता है, लेकिन और फर्दर इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इसका काफ़ी आपका रिड्यूस होगा, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका हेल्प मिलेगा, क्योंकि सरकार कहीं वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोक्योर नहीं करती, राइस व्हीट और यही सब प्रोक्योरमेंट आपका होता है। अब दूसरा है कि 22 जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें एनीमिक आयरन की कमी देखने को मिला है। 8 परसेंटेज पॉइंट अगर देखा जाए तो अमंग चिल्ड्रंस इंक्रीज्ड बाय 8 परसेंटेज पॉइंट, 8 मतलब अगर देखा जाए जो इंक्रीज़ है वो 8% का इंक्रीज़ हुआ है, ये 60.2% आपका हुआ है। प्रेवलेंस ऑफ एनीमिक इन चाइल्डहुड इंक्रीज इन 18 ऑफ 22 स्टेट्स और यूनिट, 18 स्टेट्स में एनीमिया चाइल्डहुड के दौरान जो एनीमिया मतलब आयरन की जो कमी रही है वो आपको देखने को मिला है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स 2 आउट ऑफ 3 चिल्ड्रंस हैव पॉसिबल आयरन डेफिशिएंसी, 3 में से 2 बच्चों में देखा जाए ज़्यादातर स्टेट्स में आयरन की कमी आपकी है। उसके अलावा देखा जाए कई सारी जो आपकी स्कीम जैसे पोषण अभियान है, अनीमिया मुक्त भारत जैसी जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 2018 में। सो एफर्ट था, कोशिश थी कि आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इसको प्रोवाइड किया जा सके, बिहेवियरल चेंजेस लाए जा सके, एनीमिया रिलेटेड जो केयर और ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग प्रयास कर सके। लेकिन अभी ये डेटा ये शो कर रहे हैं कि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता जो है तय करना है और इन स्कीम्स को और सही से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एंगल्स कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये डेटा आपको याद नहीं रहे कि कितने स्टेट्स में से कहाँ पे क्या इशू है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर जब आप आंसर लिखते हो तो वहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर है वो आपके माइंड में ज़रूर से होना चाहिए, उसको आप ज़रूर से अपने आर्गूमेंट में इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेक्जिट के ऊपर है, इंडिया एंड यूके मस्ट नॉट अलाउ कंसर्न ऑफ द मूवमेंट टू डोमिनेट देयर रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रेक्जिट है, ये आपका ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट ब्रिटेन का आपका हुआ है, इस एग्जिट की अगर आप बात करो तो एक लगातार डील चल रही है कि जो ब्रिटेन है उसका यूरोपियन यूनियन से रिलेशन किस तरीके से होगा। आप एग्जिट तो हो जाओगे, यूरोपियन यूनियन एज आ इंस्टीट्यूशन से आपने एग्जिट कर लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप रिलेशन की बात करते हो, इकोनॉमिक रिलेशन और बहुत तरीके के बॉर्डर से अगर गुड्स पास हो रहे हैं तो क्या चार्जेज उस पर लगेंगे, ये सारे जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को किस तरीके से आप डिसाइड या डिटरमाइन करते हो। जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उन ट्रेड बैरियर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब जो टैक्स इम्पोज कर रहे हो कितना आप इम्पोज कर रहे हो। कोई भी गुड ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन आ रहा है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जा रहा है, सो इस पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। अगर देखा जाए हाल फिलहाल में जो आयरलैंड है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और नॉर्थ आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है, उसमें एक अरेंजमेंट आपका एग्री किया गया है कि अभी फिलहाल जो पहले से चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चीज़ें आपकी फर्दर भी चलती जाएंगी। बट ओवरऑल अगर आप यूके और ईयू के रिलेशन की बात करो तो वहाँ पे अभी एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ब्रिटेन को कि वो एक जो ऑप्शन है, वो कई जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे आउटसाइड दिस स्पेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना, जिससे कि वो अपना ट्रेड रिलेशन और देशों के साथ भी मेंटेन करे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो ब्रिटेन अलग अलग देशों से साइन कर रहा है और इंडिया के साथ भी अपने उस रिलेशन को वो और एडवांस लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करेगा। ये ब्रेक्जिट का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर। ये एंगल आपको देखना है, क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक कमिंग सुपर पावर है। इस वजह से इंडिया और ब्रिटेन एक अच्छा रिलेशन जो है वो डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी इस ब्रेक्जिट ने आपको प्रोवाइड किया है। सो दूसरा देखा जाए, हाल में ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोरिस जॉनसन है उसने कोशिश की है, जो बोरिस जॉनसन की सरकार है, जो वहाँ के पीएम है, उन्होंने ये प्रयास किया है कि कोशिश ये की जा रही है कि आउटसाइड यूरोपियन यूनियन जो आउटर रीजन है वहाँ पे पार्टनरशिप अपनी स्ट्रेंथन किया जाए। आई थिंक उनको जो चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे के रूप में भी रखा है। उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर G7 मीट में भी जाएंगे, साथ में क्लाइमेट चेंज COP26 समिट जो नेक्स्ट ईयर होनी है उस पर भी इंडिया जाएंगे। उनके एक मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हैं और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके बीच आपकी काफ़ी बातचीत भी हुई है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया और यूके का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो और आगे जाए, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मतलब कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है, जिससे क्लोजर मिलिट्री टाइज, कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक जो एरिया है
इंडो पैसिफिक जो रीजन है जिसमें आपका इंडियन ओशन से लेके सेंट्रल पैसिफिक रीजन तक का जो एरिया आता है, तो यहाँ जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर साथ में काम करें टू काउंटर चाइना, और दूसरा उस रीजन में कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं उस पर वो काम कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म के लिए काम कर सकते हैं, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी वो साथ आ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है कोऑपरेशन की, दोनों ही देशों की अगर आप बात करो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी है। नाउ EU ब्रिटेन इज ऑन द मिशन टू सिक्योर फ्री ट्रेड पार्टनर्स। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की अगर आप बात करोगे तो दे आर ट्राइंग टू सिक्योर अ फ्री ट्रेड पार्टनर, ठीक है। ब्रिटेन भी कोशिश कर रहा है कि उन्हें FTA साइन किया जाए। लगभग 20 ऐसे ट्रेड डील्स साइन किए गए हैं रिसेंटली US के साथ, जापान के साथ और वियतनाम के साथ। और अब जो है हो सकता है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी सेम सा ट्राई कर रहा है और ब्रिटेन भी सेम सा ट्राई कर रहा है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि ये FTA आपका साइन किया जाए, बट इंडिया को भी फिर अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ब्रिटेन है और इंडिया है वो कोऑपरेट कर सकते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया की है वो प्रोड्यूस कर रही है, एक लार्ज मैन्युफैक्चर आपका कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन आपकी बनाई जा रही है। तो ऑलरेडी यहाँ कोऑपरेशन चल रहा है, इसमें दोनों देश अगर कोऑपरेट करते हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि जो भी अगर अफेक्टिव है ये वैक्सीन, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इस वैक्सीन को इंडिया भी फिर इस्तेमाल कर सकता है अपने पॉपुलेशन के लिए। ये है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एनवायरनमेंट का टॉपिक आपका यहाँ पे बन सकता है, वेस्ट से एनर्जी को कन्वर्ट करना। वेस्ट मटेरियल जो सिटीज़ में आपका जनरेट होता है, उस वेस्ट मटेरियल को आप एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आज के समय में जब आप अर्बनाइजेशन जैसे टॉपिक की बात करते हो GS पेपर 1 के अंदर, तो अर्बनाइजेशन और जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है, वेस्ट जनरेशन भी बहुत अधिक आपका बढ़ रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकल बॉडीज़ के लिए। तो कैसे कैसे सॉल्यूशंस लेकर आने चाहिए, उस कंटेक्स्ट में आप इन आर्गुमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हो। और ये टॉपिक्स आप जो है अर्बनाइजेशन या एनवायरनमेंट, इन सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। रोल ऑफ लोकल बॉडीज़, ऐसे टॉपिक्स मतलब वहाँ पे एज आर्गुमेंट के रूप में आपका इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब क्यों हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बिदाडी करके कर्नाटका में जगह है, वहाँ पे 11.5 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपका इनॉग्रेट किया गया है। और ये लगभग 600 टन्स, आप डेटा याद रखो, 600 टन्स पर डे ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट को आपका प्रोसेस किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो वेस्ट आपका जनरेट होता है, उस वेस्ट, जो भी वेस्ट आपका जनरेट होगा, उस वेस्ट में ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट, क्योंकि लोगों को जो गाइडलाइंस दी जाती है कि आप सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो, तो ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, सब एक साथ ही रहता है। फिर उस वेस्ट को आपको अलग करना है, क्योंकि जो मशीन्स आपकी होती हैं जो इस वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो सर्टेन टाइप ऑफ जो वेस्ट है उसी को ले पाएंगी। जैसे इसमें इतना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं। और अगर उस प्रकार का जो वेस्ट है उन प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो फिर वो मशीन्स भी फंक्शन नहीं कर पाती और जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर से इनऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। सो ये जो एक नया प्लांट है, ये लगभग 600 टन्स पर डे ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट को ये प्रोसेस करेगा। बेंगलुरु की बात की जाए, बेंगलुरु जनरेट्स क्लोज टू 5000 टन्स ऑफ वेस्ट डेली। 5000 टन्स वेस्ट आपका जनरेट करेगा, डेली जनरेट करता है, ऑफ विच अबाउट 2500 टन आपका ऑर्गेनिक होता है और 1000 टन आपका इनर्ट मटेरियल है। सो 5000 टन में से 2500 टन ऑर्गेनिक है और 1000 टन इनर्ट मटेरियल है। इसमें एक टर्म आप याद रखो, दैट इज रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ये एक प्रीलिम्स में प्रश्न आपका इन्वायरमेंट सेक्शन के अंदर आ सकता है। शॉर्ट में हम इसको RDF भी कहते हैं। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल क्या होता है, अभी एकदम सेपरेटली आपसे पूछ लेगा तो डाउट हो जाएगा। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये फ्यूल प्रोड्यूस्ड होता है वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट, जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कमर्शियल वेस्ट। सो इन वेस्ट से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो आपका रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल आपका होता है। इसमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट, जैसे वेस्ट जो इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर आपका फ्यूल आपका डिराइव किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि RDF क्या है, रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल क्या है ना, फ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट, ये जो आपके वेस्ट है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात की जाए, है ना, जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक है, क्लॉथ पीसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं को फिर प्रोसेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ RDF। और ये RDF फिर ये जो नया प्लांट आपका बना है, तो इस प्लांट में भी इसका प्रोडक्शन आपका होगा। लगभग 50 टन ऑफ RDF जनरेट
50 टन RDF 1 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करता है। इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ही आप कह सकते हो है वो चैलेंज है। तो क्या होता है कि जब वो नहीं आप उस इनऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर पाते हो और वेस्ट आपका इंक्रीज होता चला जाता है, तो कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे लैंडफिल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे काफ़ी फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आपके होते हैं। पानी होगा, बारिश होगी, डिजीज़ के स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी आपकी होती है। ये सब चीज़ें फिर अगर आप सही से इनऑर्गेनिक वेस्ट मैनेज नहीं कर रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को जो है वो मिलती है। दूसरा ये है कि ये जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है इसको आप सीमेंट की जो सेंटर्स होते हैं जहाँ सीमेंट बनती है वहाँ पे सेंड करने का, क्योंकि वहाँ पे ये इस वेस्ट का अच्छा उपयोग हो सकता है, लेकिन उसको भी सेंड रेगुलरली किया जाए वो भी एक चैलेंजिंग टास्क आपका बन जाता है, उसको भी नहीं किया जाता है। सो ये जो प्रपोज्ड प्लांट है ये लगभग 600 टन पर डे ऑफ RDF का यूज़ करेगा और लगभग 11.5 मेगावाट ऑफ पावर आपका जनरेट करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है 2.4 लाख यूनिट ऑफ पावर पर डे। दिस विल रिड्यूस द सिटी डिपेंडेंसी, जो लैंडफिल्स है, क्योंकि वही इनऑर्गेनिक वेस्ट आप फिर लैंडफिल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो फिर आपको लैंडफिल नहीं होगा। उस लैंडफिल में जब कचरा आपका इकट्ठा होता है उस पर आग लग जाती है, तो ये फायर एक्सीडेंट भी आपका रिड्यूस होगा। और साथ में जो इनऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट है उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन आपका आएगा। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक वेस्ट आप यूज़ करते हो उसमें जैसे अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत हायर है या कुछ ऐसा है जो जिस पर मशीन काम नहीं कर सकती, जैसे अगर उनको ज़रूरत है 5% आपका मॉइस्चर हो, 5% से कम आपका सिल्ट हो, सॉइल कंटेंट हो, और इससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो जो मशीन है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो वेस्ट जनरेट होता है तो वेस्ट को आप ऐसे सेग्रीगेट करके तो करते नहीं कि चलो इसे 5% मॉइस्चर, इसे 5% सिल्ट, इसको अलग कर देते हैं। जहाँ से भी वेस्ट कलेक्ट होता है तो वो इस तरह की बातों का ध्यान रखा नहीं जाता है, इसलिए बहुत चैलेंजिंग टास्क आपका ये बन जाता है। क्योंकि हाई एज यू कैन से कि है ना कि काफ़ी हाई, चाहे मॉइस्चर कंटेंट, सिल्ट कंटेंट, कोई भी कंटेंट आप देखो काफ़ी लार्ज अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है। चाहे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कल मैंने आपके लिए स्पेशल क्लास ली थी और उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था क्योंकि आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में, सॉरी हमने डिस्कस किया था द हिंदू के बारे में कि हिंदू कैसे पढ़ना है और नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। आज 9:30 PM को आपका सेशन है, वो है एलिमिनेशन ट्रिक्स के ऊपर। देखो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है आपने एक लेवल की पढ़ाई कर ली है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसका आपको जो लिंक है मैं ग्रुप में आपका शेयर कर दूंगा, SP करंट अफेयर्स और डेली डोज विद S.Pandey। तो ये स्पेशल क्लास मिस नहीं करना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, यूज़ द कोड SPLIVE, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। अब देखो जो टीचर्स हमेशा से ऑफलाइन में पढ़ाया उन्होंने, तो अब जब वो ऑनलाइन का कुछ भी होता है तो वो मन में बहुत सारे लॉजिक लेकर चलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आप अगर खुद चेंज होने के लिए तैयार हो तो सिचुएशन अपने आप चेंज हो सकती है। अगर आप खुद चेंज होने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर क्या है, आप 50 रीज़न ढूंढोगे। ठीक है, 50 रीज़न ढूंढोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, उनकी स्क्रीन टूट गई तो क्या होगा, इस टाइप की बातें जो है बहुत सारी आपकी आएंगी। तो यहाँ पे समझना ये है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हो तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट उसका क्या है। अगर आपको देखा जाए, अभी जो हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे देश के अंदर 65% जो पॉपुलेशन है 35 साल से कम है, और 15 से 29 साल की एज के लगभग 50% हमारे लोग हैं। और इन सबको एक स्किल प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना या वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको जो है जो बहुत सारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पे स्कूल आपके बनने चाहिए जो कि अभी तक नहीं है, और जो हैं भी उन पे अच्छे टीचर्स नहीं पहुंच पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। सो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप सपोज करो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का कॉस्ट कितना हाई है, और एक अगर मोबाइल फ़ोन के थ्रू या आप लैपटॉप की बात करो या एक सेंटर क्रिएट किया जाए जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं, एक स्क्रीन लग जाए, इस तरीके की अगर चेंजेस किए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जो पंचायत है वो हर गांव में
ऐसा स्क्रीन लगाई जा सकती है, एक सेंटर बनाया जा सकता है जहाँ पे बच्चों का एक टाइमिंग रहेगी, वो आके वहाँ पढ़ सकते हैं और अच्छे टॉप जो एजुकेटर्स है, टीचर्स है, वो वहाँ लाइव पढ़ाएं और वो बच्चे लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस उनकी देख सकते हैं। सो करने की जब हम सोचते हैं तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप वो कॉस्ट को कंपेयर करोगे कि आप हर जगह पे स्कूल लेकर जाना है, हर जगह पे जो है यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, तो एक तो इतना लैंड, आपको पूरा जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज आपको करना पड़ेगा, जिससे फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, साथ में बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट आपकी आएगी। तो ये जो डेफिसिट है, ये जो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, उसको मीट किया जा सकता है अगर हम जो है प्रॉपर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको हम डेवलप कर लेते हैं और प्रॉपर टीचर्स थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और पढ़ाने के लिए तैयार हो और उनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका ये मानना है, क्योंकि वो ऐसे ही टीचर से मिले होंगे कि ऑनलाइन कुछ पढ़ाई नहीं हो सकती है, और ऐसा मतलब इस टाइप का उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हो, तो उनको देखना चाहिए कि असल में चीज़ें कैसे बदल रही हैं, है ना, कैसे चीज़ें बदल रही हैं। वो यूट्यूब में देख सकते हैं, खुद का यूट्यूब में चैनल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत तरीके के सॉल्यूशंस है, प्रोवाइडेड आप करने की आपकी इच्छा है कि नहीं है। अगर आपको करने की इच्छा नहीं है तो फिर 50 आपके पास रीजंस होंगे, वो 50 रीजन इस आर्टिकल में दिए हुए हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि देखो ऐसे डिवाइसेस हमें लेके आने पड़ेंगे, ग्राफिक नहीं रहेगा, वेब कैम्स की ज़रूरत होगी क्लास को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए हम नहीं कर सकते, मतलब इस टाइप का उनका है। सेकंड, उनका कहना है कि इंटरनेट बैंडविड्थ की कमी रहेगी। फिर उसके बाद उनका कहना है कि खुद का डिवाइस सॉफ्टवेयर लेकर आना, हमारा खर्चा होगा इसमें, उनका ये मानना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है तो डिवाइस प्रोवाइड करना भी एक फंडामेंटल राइट है। ये सही पॉइंट है कि सरकार को फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसमें जो डिवाइसेस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने का, मतलब एजुकेशन को एक्सेस करने का, अगर डिजिटल ई एजुकेशन आपका होता है तो वो प्रोवाइड आपकी की जा सकती है। कहा इनके हिसाब से 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सेस एजुकेशन ऑन लार्ज स्क्रीन। लैपटॉप में 10% एक्सेस कर पाते हैं और 70% जो है मोबाइल फ़ोन पे कर पाते हैं। अभी डेटा का सोर्स इन्होंने मेंशन नहीं किया क्या है। उसके बाद क्या है कि वो क्लास में बच्चे अटेंटिव नहीं रहते हैं, तो अटेंटिव रहने के लिए, जैसे आप सपोज करो, लेट मी एक्सप्लेन, जैसे मान लो आपका अनअकैडमी के अंदर क्लासेस हो रही है, सो वहाँ पे जो क्लासेस हो रही हैं, सो बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हैं, ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ आपकी हो रही है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करना, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि फिर हमें कमियां दिखी, क्योंकि हमने चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया है। सो अगर हम कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी लेकर आए जहाँ पे स्टूडेंट टीचर का डिजिटल इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहे, तो वहाँ पे क्यों नहीं अटेंटिव रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। वो बिल्कुल अटेंटिव आपके हो सकते हैं। 40-50 बच्चों की क्लास में इजीली चीज़ें मैनेज आपकी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर उनकी स्क्रीन टूट गई तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारी रिसर्च ये कहती है कि साइबर क्राइम भी आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आप अब देखो ये क्या है कि मतलब आप खुद देखो ये लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन साइबर क्राइम एक डिफरेंट एरिया है। अगर आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाते हो जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, मतलब आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो और चीज़ें अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे हो, तो साइबर क्राइम एक अलग इंटरनेट स्पेस में हो रहा है। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर दिया जा सकता है, तो वहाँ पे ये लॉजिक आपका लगेगा ही नहीं। वहाँ पे साइबर क्राइम का क्या पॉसिबिलिटी है, किसी के नोट्स चुरा ले गए, यही क्राइम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या क्राइम होगा। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से ज़्यादातर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो आपकी हैं, वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके अंदर जो एक कमी है कि हमें जो है किस तरीके से एजुकेशन को, ई एजुकेशन या डिजिटल इंटरेक्शन या किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाना है, जो उसकी एक्सपीरियंस की कमी है। इस वजह से उनके मन में बहुत से डर आते हैं, उनके मन में बहुत सी चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसा लिंक करके कि हमें करना ना पड़े फाइनली कुछ और चलता जाए। तो ये बहुत थोड़ा हार्ड ट्रुथ है, लेकिन ये एक रियलिटी है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके के पॉइंट आपको समझना है। उसके बाद कहा गया कि हमें बहुत तरीके से मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब ये भी लॉजिक है। उल्टा इसमें तो और आसान है कि आपने एक पीडीएफ अपलोड कर दिया, बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर देंगे। आपने बच्चों की अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की जगह बच्चों की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठा दे कि बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को
बच्चों के पास स्क्रीन नहीं है, बच्चों के पास जो है डिवाइसेस नहीं है, बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल ये एक चैलेंजिंग टास्क है, डिवाइसेस नहीं, तो यहाँ पे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस जब आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको इंप्रूव आप कैसे करोगे, वो एक एंगल आप बता सकते हो कि हाँ इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये कमियां इसको इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हमें इसे करना ही नहीं चाहिए, ये खराब है क्योंकि ये चीज़ें नहीं इसलिए की ही नहीं जा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे देशों में देखो, अगर दूसरे देशों में हो सकता है, हमारे देश में भी बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम हाइब्रिड मॉडल अपना सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल बना सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि पूरे तरीके से ख़त्म कर देना, वो थोड़ा सा इलॉजिकल चीज़ है। अब बट ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैंक्शंस ओवर रीच। अच्छा, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, और द कंसेप्ट चैनल है यूट्यूब का, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे, पहला ही कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए। आई थिंक 6.34 ऐसा ही कुछ हुआ है, सो थोड़े से ही बचे हैं, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे कि वहाँ पे वीडियो बनना शुरू हो जाए। ये द हिंदू का सेशन इसी चैनल पे चलेगा, वहाँ पे फिर लाइव सेशन आपके हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो यहाँ पे देखो, टर्की के ऊपर ये है आपका। देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट टर्की एक नाटो का मेंबर है। अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, नाटो का इस्टेब्लिशमेंट 1949 का हुआ था। ये अगेंस्ट यूएसएसआर के खिलाफ आपका इसका गठन हुआ था। कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर ये आपका बेस्ड है, ठीक है। तो नाटो का मेंबर है। नाटो किसके द्वारा लेड की जाती है? ये आपका यूएसए के द्वारा लेड की जाती है। यूएसए और रशिया के बीच की आप यू कैन से दे आर डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर। टर्की यूएसए से दूर होकर अगर रशिया की तरफ जा रही है तो इससे काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है यूएसए को, ये यूएसए को लगता है। अब ये जो S-400 एडवांस मिसाइल सिस्टम है, है ना, तो इसको टर्की ने लिया है। अब इस वजह से काटसा का इस्तेमाल करके यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। अब जैसे ये जो मिसाइल S-400 है वो रशिया से लिया है टर्की ने, ठीक है, रशिया से टर्की ने लिया है। और ये जो मिसाइल आपकी ली गई है, अब टर्की ने कह दिया कि अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, आप सैंक्शन मत लगाओ। अब यहाँ पे क्या है, यूएसए जो है, यूएसए बेसिकली एक तो उसने F-35 जो अपना फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया और सैंक्शन इम्पोज कर दिया काटसा के तहत। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज काटसा, ये कर दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सपोज F-35 जो प्रोग्राम है उनका, वो खुद का यूएसए का है, तो वो बंद करना आपके हाथ में, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपके हाथ में है। लेकिन S-400 जब एडवांस मिसाइल सिस्टम की आप बात करते हो, वो रशिया का है, वो देश चाहता है कि उसे लेना है नहीं लेना है, कोई भी देश है वो लेना चाह रहा नहीं ले, वो उसके ऊपर है। बट उस पर भी आपने कंपल्शन जो है वो इम्पोज कर दी कि नहीं, अगर लोगे सैंक्शन लगा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो यूएसए है वो दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे भी इंटरफेयर करता है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है कि जब इंडिया भी एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम को सपोज करो बाय करता है तो इंडिया को भी ऐसा सैंक्शन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो IPS ऑफिसर है, वो एक अभी अटैक हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरमैन है उनके ऊपर अटैक हुआ था। और उसके बाद जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा रोल होता है। सो इस केस में जो जैसे इंडियन पुलिस सर्विस की बात की जाए तो उसके वो पूरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, तो वो MHA के अंदर है कि वो किसी ऑफिसर को स्टेट में भेजना चाहते हैं कि अपने, क्योंकि जो है ऑल इंडिया सर्विस है तो उसको सेंट्रल में वापस बुलाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। अभी जारी किया गया कि आपको आना है और स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हम नहीं भेजेंगे। तो एक जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हो तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके का जो सिचुएशन है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी मेंशन नहीं करना है, अब स्टेट का नाम मेंशन करो। आप इस एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो सेंटर स्टेट में किस तरीके के इश्यूज आपके राइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फार्मर्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट। ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि देखो, प्रोटेस्ट जो है किसी भी डेमोक्रेसी का एक बेसिक पार्ट है। डिसेंट, आप कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हो और आप एक डेमोक्रेटिक मैनर में अपने डिसेंट को शो कर रहे हो कि ठीक है ये चीज़ जिससे हम एग्री नहीं करते हैं। तो ये आपने बहुत ही आसान तरीके से आपने कहा कि हम इस प्रोसेस से, इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, है ना, ये आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है कि हम इस पर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, वो उनके राइट है। अगर सपोज करो वो अपना संवैधानिक राइट्स को जो है इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें
इसमें फिर कोर्ट इंटरफेयर इसमें नहीं कर सकता। कोर्ट यही कह सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फार्मर्स है, वो आपस में बातचीत करें, और बातचीत करके, क्योंकि टॉक से ही सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है, ये बात आपकी कही गई है। ठीक है। सो जो राइट टू प्रोटेस्ट, ये एक उनका फंडामेंटल राइट है एंड सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट जो है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, और साथ में इसको कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर शब्द का भी इस पर इस्तेमाल आपका किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखो। क्वेश्चन देख लो, ब्रेक्जिट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। डिस्कस आपको करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हो डेली डोज विद s.पांडे, और SP करंट अफेयर्स में आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। आज स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास का जो आज का टॉपिक है वो है एलिमिनेशन ट्रिक्स प्रीलिम्स MCQ से रिलेटेड। द कंसेप्ट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, नहीं किया है जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, जिससे कि आई कैन स्टार्ट टेकिंग द वीडियो। सो आज के लिए इतना है, रिक्वेस्ट जो लाइक करें जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।